नेपाल जल रहा है। नेपाल की सड़कों पर लोग हैं, नेपाल में गाड़ियां जल रही हैं, नेपाल में उनकी संसद जल रहा है। नेपाल के घर जल रहे हैं और नेपाल पूरा देश इस टाइम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बीच खड़ा है। इस सब के रीजंस क्या हो सकते हैं, इसको एक वर्ड में क्वांटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। हम सब ने देखा पिछले एक हफ्ते में नेपाल में क्या हुआ, कितनी मौतें हुई। आर्मी स्टैंड बाय पे है, पुलिस स्ट्रगल कर रही है, जेनजीज रोड पे हैं। हम एक पड़ोसी देश जो नेपाल के साथ एक रिच कल्चरल हेरिटेज शेयर करते हैं, तो हमारा कंसर्न होना बनता है। हमें फील होता है क्योंकि नेपाल को हम अपना भाई की तरह समझते हैं। शायद ये मैं या मेरे जैसे कोई और लोग नहीं, ये पूरा देश ही उनको ऐसे ट्रीट करता है और ये सच भी है। हमारे कल्चरल बॉन्डिंग्स, एजुकेशनल, हमारा काम का शेयरिंग, सब कुछ नेपाल के साथ बहुत ईजी है, बहुत हैंडी है। हम सब लोग साथ में काम करते हैं। सब सवाल यहाँ पर ये होता है कि जो नेपाल में इस टाइम हो रहा है अगर उसका हम थोड़ा डीप रूटेड समझ निकालें और समझने की कोशिश करें कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ है। क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ है या कोई और एंगल्स हैं इसके जिस वजह से ये आउटरीच स्पार्क हुआ है। अलग अलग तरह के लोग आपको बताएंगे कि इसका जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है, चाइनीज एस्पेक्ट क्या हो सकता है, क्या इंडिया का कोई इन्फ्लुएंस है। ये सब बातों के बीच में एक बात जिसको हमें समझने की ज़रूरत है वो है नेपाल का यूथ। हमें ये समझना है कि नेपाल का यूथ क्यों सड़कों पे है। नेपाल का यूथ जिसको चाहिए कि वो अपनी कंट्री को बिल्ड करे, जिसको चाहिए कि वो अपनी कंट्री, अपने एसेट्स, सब चीज़ को सेफगार्ड करे, क्योंकि आने वाले कल का भविष्य वो ही है। सो ऐसा क्या हो गया कि नेपाल के यूथ खुद नेपाल को आग लगा रहे हैं। कई वजह हो सकती हैं, कई लोग उसको जस्टिफाई करेंगे, कई लोग उसको अपोज करेंगे। बीइंग एन इंडियन जो मेरा एक कंसर्न है इन सब में वो ये है कि नेपाल नहीं जलना चाहिए। नेपाल को जलता हुआ देखकर बुरा लगता है। आपके रिवोल्यूशंस हैं, आपके डिफरेंसेस इन थॉट्स हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जेनजी वर्सेस द गवर्नमेंट, कोई भी रीजन हो, नेपाल जलता हुआ अच्छा नहीं लगता। पीसफुल कंट्री है, नेपाली लोग बहुत मेहनती हैं। हम तो बहुत नज़दीक से जानते हैं बीइंग एन इंडियन, क्योंकि हमने कभी उनको नेपाली या उन्होंने हमें कभी इंडियन शायद समझा ही नहीं। हम सब लोग खुद को एक ही समझते हैं। आज नेपाल की सरकारें, उनके राजनीतिक गलियारे ये सोचते हैं कि जनता विद्रोह कर रही है। आपको ये समझना होगा कि जनता विद्रोह करेगी, जनता का एक दिन उम्मीदों का बांध टूटेगा। वो आपसे चाहती है कि आप उनका ध्यान रखें, आप उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराएं, आप उनको एक पहचान दें। आपने ग्लोबल फ्रंट पे नेपाली लोगों को मजदूर के तौर पर खड़ा कर दिया। किसकी गलती है? क्या ये आम नेपाली की गलती है? जो नेपाली जो अपनी मेहनत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, क्या वो मेहनत अपने देश में अपनी कंट्री को बनाने के लिए नहीं कर सकते थे? वो 100% कर सकते हैं। वो कल भी कर सकते थे, वो आज भी कर रहे हैं और शायद कल भी करते रहेंगे। परेशानी है राजनीतिक विल की, पॉलिटिकल विल की। जब आपने उनको इस हद तक कॉर्नर कर दिया कि वापस आपको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, अब आपको आज परेशानी हो रही है। नेपाल बहुत छोटा कंट्री है जियोलॉजिकली। नेपाल इंपॉर्टेंस के हिसाब से छोटा कंट्री नहीं है। नेपाल, हम इंडिया की नज़र में नेपाल इंडिया का भाई हो सकता है, बट छोटा भाई नहीं है, बराबर का भाई है। क्योंकि देश कोई भी हो, उसका कद हमेशा बराबर रहता है। इस इम्पोर्टेंस के साथ नेपाल अपनी एक एक्यूट जियोपॉलिटिकल लोकेशन पर, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर खड़ा है, जहां पर टूरिज्म के इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर नेपाल अपने स्टेम फील्ड पर बहुत काम कर सकता था। बट आपने नेपाल को क्या दिया? आपने नेपाली समाज को सिर्फ मजदूरी दी। तो आज आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि नेपाल का युवा सड़कों पर ना आए? वो आएंगे, उनको एक दिन आना पड़ेगा और वो आज आ रहे हैं। यही बात 2008 में हुई थी, जब महाराजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह छोड़ के गए अपना महल। उससे 2 साल पहले से ये डिस्टेबलाइजेशन शुरू हो गया था मोनार्की के अगेंस्ट, क्योंकि जनता को रोजगार चाहिए, जनता को उसकी पहचान चाहिए। आप जेनजीज को इंटरनेट से दूर रख के अपनी जो अपाहिज बना है, आप उसको नहीं छुपा सकते। कितने दिन दूर रखेंगे आप उनको इंटरनेट से दूर रखेंगे, सोशल मीडिया से दूर रखेंगे, वो सड़कों पर आएंगे। आप उनको न्यूज़ नहीं देखने देंगे, वो खुद न्यूज़ बनाएंगे सड़कों पर आके। ये बात आपको समझनी पड़ेगी।
इस पूरे सिनेरियो पे मेरे दिमाग में आता है या एक आम भारतीय के दिमाग में आता है कि वजह चाहे जो भी हो, यूथ का अपना एक रीजन है सड़कों पर आने का, सरकारों का अपना एक रीजन है उसको रोकने का। दुनिया तो तमाशा देख ही रही है। जो एक थॉट है, एक कंसर्न है, वो ये है कि हम इन रिवॉल्यूशंस के जरिए अपने एजेंडाज को प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया के सामने, और हम चाहते हैं कि सरकारें हमारी सुने, दुनिया हमें देखे। नेपाल का यूथ आज वही कर रहा है और वो अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ रहा है। उनका लड़ना जायज है और हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं उनके भाई होने के नाते। वो ये है कि नेपाल नहीं जलना चाहिए। आपको सरकारी बिल्डिंगों को आग नहीं लगानी चाहिए, बसों को आग नहीं लगाना चाहिए, क्रिटिकल एसेंशियल सर्विसेज नहीं रुकने चाहिए, हॉस्पिटल चलते रहने चाहिए, बच्चे सेफ रहने चाहिए, टूरिस्ट आपके यहाँ जो आ रहे हैं वो सेफली निकलने चाहिए, और किसी को इस बात का डर ना रहे कि अगर रोड पर जेनजीज हैं तो शायद वो हमें मारेंगे। हम कुछ और बातों को, कुछ और तथ्यों पर बात करेंगे, हम कई सारे एंगल्स को दोबारा कवर करेंगे, हम वापस आएंगे एक नए सेगमेंट के साथ। हम अगले सेगमेंट में समझने की कोशिश करेंगे कि जेनजीज के अलावा जो पिछली जनरेशन्स हैं, जिन्होंने 2008 में जो जेनजीज थे जिन्होंने काम किया है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथी हैं जो नेपाल के 15 दिन के दौरे पर गए, जिन्होंने वहाँ की लोकल जनता से बात किया, हम उनका एंगल उनके थ्रू समझेंगे, उनको भी अपनी वीडियोज पे ऐड करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर आप बिल्कुल करेंगे, हमें उम्मीद है। हम आपको मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय नेपाल।